रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो अपन चालू करते हैं कहाँ से, सिंथेटिक रेजिन मेथड। कौन सा मेथड? सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है बेटा। अब सिंथेटिक रेजिन मेथड का जहां तक सवाल है, इसमें क्या होता है ध्यान देना। सिंथेटिक रेजिन मेथड में हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, जैसे RSO3H हमने ले लिया, ठीक है ना, RSO3H ले लिया हमने, अकॉर्डिंग टू NCERT ही चल रहे हैं हम लोग, मतलब है ना। तो इसमें RSO3H ले लेते हैं और इससे NaCl जो है सोल्यूशन को पास करते हैं। NaCl सोल्यूशन इज पास। और जब इससे NaCl सोल्यूशन को पास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RSO3Na बन जाएगा बेटा, RSO3Na बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है। अब क्या होता है कि फिर इससे हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को क्रॉस करते हैं, इसमें हार्ड वाटर को भेजते हैं, हार्ड वाटर इज क्रॉस्ड। तो इसका मतलब यहाँ जो व्यवस्था हुई वो कैसी हुई, कुछ कुछ ऐसी हुई ना व्यवस्था, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। और इसके अंदर क्या है, RSO3Na है, और इसके अंदर फ्लो कौन कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है, पानी। और कौन सा पानी अंदर जाएगा, हार्ड वाटर। तो अंदर कौन गया, हार्ड वाटर। और जो यहाँ से बाहर निकलेगा, वो जो पानी बाहर निकलेगा उसके अंदर क्या होगा, वो जो पानी बाहर निकलेगा उसमें जो इधर से मैग्नीशियम प्लस प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस पानी के साथ आए थे, इनफैक्ट मैग्नीशियम प्लस प्लस के साथ क्लोराइड भी होगा, सल्फेट भी होंगे, बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं। वो जब इधर से निकलेगा तो यहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस इसका स्थान ले लेगा और जो Na प्लस है ये बाहर की ओर चला जाएगा, 2 मोल ले लो, ये हो जाएगा RSO3 होल ट्वाइस Mg और RSO3 होल ट्वाइस कैल्शियम ऑब्लिक कैल्शियम प्लस प्लस। जो बाहर जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें पानी होगा, Na प्लस होगा, क्लोराइड भी होगा, सल्फेट भी होगा और बाइकार्बोनेट भी होगा। क्लियर है। ये जो वाटर बना है, इस वाटर को क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट वाटर, इसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। और ये कौन सा पानी था, ये था हार्ड वाटर। और ये क्या था, ये था रेजिन। करेक्ट है। ये है टोटल स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी एक बात दिख रही है कि यहाँ पे सोडियम प्लस पड़ा हुआ है। तो यदि हम ये चाह रहे हैं कि सोडियम प्लस भी ना हो वहाँ पे, तो उसके लिए हम एक और मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि RSO3Na ना लेके RSO3H ले लेंगे, है ना। वो भी बताऊंगा, पहले इसके बारे में एक लाइन और बची हुई है। अब क्या होगा, जब यहाँ से पानी क्रॉस करेगा तो थोड़ी देर में इसका सारा सोडियम आयन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको हमें वापस से रीजनरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें NaCl का सोल्यूशन वापस से क्रॉस करेंगे, इसको ले आएंगे। ये तो अब खराब हो गया, अब इसमें NaCl वापस से ढोलेंगे। तो Na प्लस बहुत सारी मात्रा में आएगा, तो मैग्नीशियम प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस को धीरे धीरे हटा देगा और वो खुद यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा। और हमें क्या मिल जाएगा, वापस से रेजन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा और हम वापस से कहानी चालू कर सकते हैं। क्या सबको बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? जल्दी बोलोगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, लगता है सबकी आवाज चली गई है। आवाज आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब तो पहुंच गई मुझ तक आवाज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका वो लिख लो, whatever you want to like. Okay, do that. Do that. नोट कर लो भाई। डन। आई होप सो इतना काफी था समय, है ना। चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ और नई चीज आपको इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। देखो, यदि हम कंप्लीटली डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहते हैं तो क्या करें।
यदि हम कंप्लीटली डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन और कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन क्या करना पड़ेगा? दो रेजिन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक होता है कैटायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंजर होगा, और दूसरा होगा एनायन एक्सचेंजर। दोनों से जो है वो हमको पानी को गुजारना पड़ेगा। देखो इसमें क्या व्यवस्था होती है? इसमें व्यवस्था ये होती है कि ये हमने बोला मान लो कैटायन एक्सचेंजर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया RSO3H और RCOOH, और यहाँ से आया पानी। दिख रहा बेटा यहाँ तक सब लोग को? ऐसा, ठीक। तो ये पानी था, पानी के साथ क्लोराइड था, सल्फेट था, मैग्नीशियम प्लस प्लस था, कैल्शियम प्लस प्लस था। यहाँ पर H plus will be replaced by what? RSO3 whole twice magnesium और RCOO whole twice calcium। मतलब ये मैग्नीशियम भी हो सकता है तो ये कैल्शियम भी हो सकता है, वर्षा। या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे, दोनों थोड़ी ना यूज करेंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा है? और लिखा है, ठीक। जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा तो ये सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, पर अभी भी ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन आया है भर भर के, तो इसमें खूब सारा H प्लस आयन है। इसके अलावा यहाँ क्लोराइड है, इसके अलावा यहाँ सल्फेट है, यदि बाइकार्बोनेट हुआ तो वो भी होगा, एंड ऑफ कोर्स पानी तो है ही, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर, क्योंकि इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव हो गया, बिकॉज Ca++ एंड Mg++ has been removed। क्या बात क्लियर है सब लोग को? क्या हुआ है? कैल्शियम प्लस प्लस और Ca++ यहाँ से रिमूव हो गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। और इस वाटर को क्या बोल रहे थे हम? हार्ड पानी बोल रहे थे या हार्ड वाटर बोल रहे थे, ठीक है ना। चलो अब ये जब इधर से जाएगा तो हम इसको वापस से एक और एक्सचेंजर द्वारा क्रॉस करेंगे। अब जो एक्सचेंजर लगा हुआ है वो क्या है? वो है RNH2। हमने पानी की रिएक्शन कराई और उसमें क्या उसमें बनाया? RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसका मतलब अब ये कैसे रिप्लेस होने लग जाएगा? इधर जो क्लोराइड है और सल्फेट है वो एक्सचेंज होने लग जाएंगे, तो इधर बन जाएगा RNH3 प्लस होल ट्वाइस सल्फेट, और यहाँ पे बन जाएगा RNH3 प्लस क्लोराइड। जो पानी बाहर निकलेगा यहाँ से, उस पानी में क्या होगा? जो पानी बाहर निकला है अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, उसमें सिर्फ क्या बचा है? H प्लस OH नेगेटिव और H2। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? पानी। तो कंप्लीट डीमिनरलाइज्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड। कंप्लीटली डीमिनरलाइज्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड। मेरी समझ में आपको पूरा समझ में मस्त आ गया होगा डायग्राम वाइग्राम के सहारे। उस तरफ जो नहीं दे रहा है दिखाई, वो क्या नहीं दे रहा है दिखाई? वो आपको बस लहरें नहीं दे रही दिखाई, बाकी सब दे रहा, अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख दें कि पूरा आपको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। H2O2 इसके बाद मुझे पढ़ाना रहेगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लिख लो फटाफट झटाफट।
हो गया डन। नहीं बोला कोई डन तो मतलब नहीं हुआ डन। जब कोई बोलेगा डन तो हम मानेगा हो गया डन। बना लो नोट्स बना लो बेहतरीन। हो गया सर, ऐसा बोला चिरायू ने। डन सर। ओके, याद रहेगा ना बेटा ये। उन्होंने डायग्राम बना बना के तुमको ये जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट एकदम मस्त सिखा दिया है। एकदम अच्छे से आना चाहिए अपन को, है ना। चलो, इसी के साथ ये हुआ डनाडन। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं बातों को और सीखते हैं बातों को। चलो भाई, ठीक है ना। अब मैं आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब मैं आपको बताता हूँ H2O2 पे अब आ जाते हैं, क्योंकि वाटर का हार्डनेस तो दूर हो गया। ये लास्ट पॉइंट था जो कि वाटर की हार्डनेस में हमें पढ़ना था। अब हम आते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे। ये लास्ट टॉपिक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसके बाद जो चैप्टर चालू होने वाला है वो कौन सा है, वो है सॉल्ट एनालिसिस। जनरली लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आता है। एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, पर उन्हें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन एस ब्लॉक से आया, पर वो क्वेश्चन होता सॉल्ट एनालिसिस से। उन्हें लगता है ये क्वेश्चन पी ब्लॉक से आया, क्वेश्चन डी ब्लॉक से आया या कोऑर्डिनेशन से आया। नहीं आया, वो आया कहाँ से, सॉल्ट एनालिसिस से आया। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर अपना अच्छा होना चाहिए। एग्जामिनर्स की नज़र में वो फेवरेट चैप्टर होता है, मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें, अच्छा लगता है, मतलब है ना, टेस्ट वगैरह लगाते हैं इसलिए। तो H2O2 के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को प्रिपेयर किस तरीके से किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले फ्रॉम सोडियम पर ऑक्साइड जैसे हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो नंबर 1 लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैब मेथड। तो लैब मेथड में पहला मेथड हम Na2O2 ले आए और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दें। सरल है बेटा बिल्कुल। Na2O2 ले आए और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करा दी। आइस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 20% इज यूज्ड, ठीक है ना बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे, ये H प्लस आयन इधर आ जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा। सो वी ऑब्टेन Na2SO4 प्लस H2, ठीक है ना। इसमें आइस कोल्ड H2SO4 इज यूज्ड। हालांकि कोई बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये सब बातें पूछते हैं, क्या आइस कोल्ड था कि क्या था। नीट में तो बस एनसीईआरटी पूछ ले तो वही बहुत है ना। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड, फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड। तो जो बेरियम पर ऑक्साइड होता है उसमें भी सेम फिनोमेना बेटा। बेरियम पर ऑक्साइड में क्या है, BaO2 है, और BaO2 की रिएक्शन H2SO4 डाइल्यूट के साथ करा देते हैं। तो ये क्या है, Ba के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो O2 के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करता है, ये बना लेता है H2O2 प्लस BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पर इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। इस रिएक्शन की प्रॉब्लम ये है कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो कई बार इसी के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इसके ऊपर प्रेसिपिटेट होने से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है। सो बेटर इज दैट यू यूज BaO2 का हाइड्रेटेड फॉर्म 8H2O विथ H2SO4, और वो बना देता है H2O2 प्लस BaSO4 प्लस H2O, जो हाइड्रेटेड था बाहर निकल जाएगा। मैं 8H2 यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। Since barium sulfate forms
precipitate upon BaO2. Hence we use hydrated BaO2.8S2. Since BaSO4 formed gets precipitated, और precipitated की जगह covers the surface of BaO2, है ना बेटा। इसलिए जो है वो हम यूज किसका करते हैं, हम यूज कर लेते हैं फिर वहां पे कवर्स surface of BaO2, we use BaO2.8S2O। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि उसकी सरफेस को कवर कर रहा होगा, उसको एज सच एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। वो उसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। अब किस कारण से डिपॉजिट हो जाता है, आप बोलो कॉमन आयन के कारण डिपॉजिट हो जाता है, ब्ला 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 10 चीजें, तब वो इधर भी बोल सकता है, फिर कॉमन आयन लग सकता है ना। लेकिन बेटर इज दैट कि अपन इसका रीजन थोड़ा सा देख लें बस, कि BaSO4.8S2 को क्यों यूज किया। अब 2 बार पढ़ लिया है तो याद रह जाएगा, एग्जाम में ऑप्शन आएगा, टिक कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है बेटा। पर यहाँ पे जो H2O2 बना है बेटा, ये H2O2 भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा जो बेरियम प्लस प्लस यहाँ बच जाता है ना, बेरियम हाइड्रोजन, एक बात मैं तुमको बताऊं, जैसे बेरियम इधर बना ना, बेरियम सल्फेट बना और H2SO4 लिया, तो यहाँ पर कई मात्रा में ना BaHSO4 भी प्रेजेंट होता है, और BaHSO4 बेरियम प्लस प्लस दे देता है। बेरियम प्लस प्लस जो होता है वो कैटलाइज करता है H2O2 के टूटने को। तो ये जो प्रोडक्ट है H2O2 इसके प्रेजेंस में जो बना है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए बेटर वी यूज्ड अ वीकर एसिड देन H2SO4, और वो वीकर एसिड है H3PO4। ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई आपसे पूछ सकता है कि क्यों हम H2SO4 की जगह H3PO4 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि H2SO4 की प्रेजेंस में H2O2 डिकम्पोज हो जाता है। क्या ये सिंगल लाइन तुम लोगों ने सुनी है अच्छे से? क्या ये सिंगल लाइन तुम लोगों ने अच्छे से सुनी है? The Yes, sir. H2O2 formed gets decomposed in presence of H2SO4. Therefore, we use a weaker acid that is H3PO4 in place of H2SO4. ठीक है बेटा। H2O2 so formed gets decomposed in presence of gets decomposed in presence of H2SO4 कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है ना H2SO4। Therefore, since H2SO4 catalyzes decomposition of H2O2। इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है सब लोग को, या थोड़ा नीचे करूं इसको, दिख रहा है ना? लो भाई Yes. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप लिख लो फटाफट इसको, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो बेरियम पर ऑक्साइड से भी अपन H2O2 बना सकते हैं, Na2O2 से H2O2 बना सकते हैं। ये हुई 2 रिएक्शंस जो आपको पता हो, और भी रिएक्शन है जो पता होनी चाहिए, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। तो इसके बाद में और क्या रिएक्शन है, इसके बाद में एक रिएक्शन है जिसमें की है हेंस वी यूज, इधर ही अपन को लिखना पड़ेगा कि इसलिए अपन क्या करते हैं। आप लोग चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, यदि कॉपी में लिख रहे हो तो, या यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या सब लोगों को ये? हाँ दे तो रहा है, तो इसको थोड़ा सा यूज किया जाए पोर्शन, है ना, इसको थोड़ा सा यूज किया जाए, ठीक है ना। तो इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ से इधर ले चलते हैं। हेंस वी यूज अ वीकर एसिड लाइक H3। अब ठीक है बेटा, बस अब कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिटरेचर हो गया इसके साथ में। ओके डन, डन डन, ठीक है चलो। इसके अलावा मिटा रहा हूँ बेटा इसको मैं।
अब पर ऑक्सो डाई सल्फेट से कैसे बनाते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। अब जो है प्रिपरेशन में नेक्स्ट मेथड जो दिया हुआ है वो है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2। तो इंडस्ट्रियल मेथड कैसा है, इंडस्ट्रियल मेथड बहुत सिस्टमेटिकली मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे पास बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं किसका, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। और 50% सोल्यूशन है, 50% सोल्यूशन है H2SO4 का इन प्रेजेंस ऑफ हाई करंट। ये भी समझा दूंगा मैं आपको ऐसा क्यों। 50% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 in presence of high current, high current। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तुमने इलेक्ट्रोलिसिस मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो H2SO4 टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव में, है ना बेटा। ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना बेटा, तो ये H प्लस गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, एक ही है और एक ही है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसा जाएगा, ये बना जैसे। और जब ये जाएगा HSO4 नेगेटिव, कहाँ पर जाएगा, एनोड पे। क्या कराना है अपन को, इससे इलेक्ट्रॉन दिलाना है तो ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो एनोड पे जाके बनाएगा HSO4 रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता है यदि H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, यदि H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, तुमको पता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कभी भी ये नहीं होता कि HSO4 नेगेटिव या सल्फेट जाके डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज जो होता है वो उसकी जगह पे दूसरी चीज जाके डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब HSO4 नेगेटिव या सल्फेट का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो वाटर का डिस्चार्ज हो जाता है। HSO4 नेगेटिव का डिस्चार्ज नहीं होता है, याद है तुम लोगों को। तो एक इसके लिए हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ा बहुत सारा, इसके लिए हमें बहुत सारा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ा सल्फ्यूरिक एसिड का, और हाई चार्ज डेंसिटी पास करनी पड़ी। आप याद करो जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में पढ़ा रहा था और इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे बोला था कि बीपीएस सर खाना खा लेते थे आसानी से, सबकी नीट निकल जाती थी, याद करो वो एग्जाम्पल। और कोई मेरे मित्र जैसे हैं, वो खाना बहुत नखरे के साथ खाते थे, उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए रहता था, तब वो खाना खाते थे। फिर एक बार, हाँ 1 लाख रुपया वो मांगते थे। फिर एक बार क्या हुआ था, एक बार अंबानी ने अपने घर बुलाया खाने के लिए, मतलब उन्होंने बोला हमारी बच्ची की पीएमटी भी निकल जाएगी आपके पढ़ाने से। तो ऑब्वियसली उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त हम दोनों ही चले गए थे, क्योंकि वहां पे पैसे की कोई कमी थी। बोले 1 लाख रुपए चाहिए, बोले क्या बात कर रहे हो, दरवाजे से ही नोच के ले जाना, याद आया तुम लोग को। तो जब इतना ज्यादा हाई चार्ज पास करते हैं करंट का, तो उस चीज का भी डिस्चार्ज होने लग जाता है जिसका डिस्चार्ज नॉर्मली नहीं होता है। अब यहाँ कंसंट्रेशन भी सल्फेट का आपने बहुत सारा लेके रखा हुआ है, तो अब HSO4 रेडिकल बन जाएगा। अब दो HSO4 रेडिकल यदि आपस में, अब इस रेडिकल कैसा दिखता है ये रेडिकल, यदि इस रेडिकल का शेप देखा जाए तो क्या ये कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है बेटा रेडिकल। तो क्या एक रेडिकल में दूसरे रेडिकल से कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, तो क्या दो रेडिकल यदि क्रिएट हो गए यहाँ पर, तो क्या दो रेडिकल आपस में कंबाइन होने की टेंडेंसी रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो दो रेडिकल जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसको दो कर दो, इसको दो कर दो, इसको दो कर दो, वो बन गए दो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने। तो ये जो बना तुम्हारे पास, ये क्या बना तुम्हारे पास, यदि देखा जाए तो व्हाट इज दिस, दिस इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड, क्या बोलते हैं हम, मार्शल्स एसिड और पर ऑक्सो डाई
पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। अब इधर यदि मान लो हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, वाटर का अटैक कराया जाए, तो जब वाटर का अटैक कराएंगे तो ये O का जो लोन पेयर है वो आके अटैक इधर करेगा और ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा। ये O नेगेटिव इसका H ले लेगा तो ये H2SO5 बन जाएगा और ये H2SO4 बन जाएगा। तो एक चीज आपके पास यहाँ बन जाएगी, H2SO4 बन जाएगा और दूसरी चीज जो बनेगी वो बनेगी H2SO5 बनेगा। ये क्या है? दिस इज कैरोज एसिड, दिस इज कैरोज एसिड और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है बेटा, अब सुनो, इसके मुंह पे भी पानी मारो। जब इसके भी मुंह पे पानी मारोगे तो इसका लोन पेयर इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुल जाएगा। अब इधर का H जाके इधर चिपक जाएगा, सो इट फॉर्म्स H2O2 प्लस H2SO। आई होप सो इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसे इसमें नहीं होगी। बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? पूरा मैकेनिज्म जितना हो सकता है उतना मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा दिया। ठीक है ना? नोट कर लो बेटा इसको फटाफट झटाफट। टुक 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 टुक। मैं पानी लेके आता हूँ, पानी। हाँ भाई, सबको मस्त दे रहा है दिखाई, कोई ब्लरिंग फ्लरिंग तो नहीं हो रही है? साउंड डाउन सब बढ़िया मस्त एकदम जबरदस्त टीवी जैसा। हाउ खाइस, हाउ खाइस। चल नोट करो बेटा, नोट करो। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2। करेक्ट है। कल मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें मैंने देखा, मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, एक चीज पढ़ रहा था, अच्छी चीज पढ़ रहा था कोई सी, बीच में ऐड आ गया, बीच में ऐड आ गया, तो मैंने ना ऐड देख लिया। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लगा कि थोड़ा रेस्ट मिल गया यार। मतलब क्या होता है, पढ़ते पढ़ते अब बोर हो जाते हैं ना, कुछ नहीं ऐड ही देख लिया। मतलब ऐड देखता रहा मैं, नहीं तो मैंने ऐड स्किप कर देता हूँ हर बार। मैंने ऐड देख लिया, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लगा हाँ यार ये थोड़ी देर तक का दिमाग का कंसंट्रेशन फिर वापस आ जाता है। हाँ, बशर्ते आप ऐड में बहुत ज्यादा खो ना जाओ। खैर, मिटा दो इसको। तो मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में मैं भी ऐड वैड करने लग जाऊँ थोड़ा बहुत, है कि नहीं? कुछ भी मतलब कोई सा भी ऐड वैड करने लग जाऊँ। चाय ले आऊंगा नीचे से, उसका ऐड कर दूंगा, किसी और चीज का ऐड कर दूंगा। खैर, ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। ये था सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में एक और चीज। अब इसके बाद में ये क्या है, अब हो गया टेम्पररी मेथड में। अब आता है हमारे पास में अच्छा ठीक है, इट कैन बी इंडस्ट्री ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल। चलो ये वाला पढ़ाता हूँ और देख लेता हूँ कोई काम का बस तो नहीं गया। नहीं, अब यही वाला है भाई। इंडस्ट्री इट कैन बी प्रिपेयर बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल by auto oxidation of 2 ethyl एंथ्राक्विनोल। ठीक है ना? कैसे करते हैं इसको बेटा, देखो
ये बनाया इधर से ऐसा, समथिंग। इधर O2 का इस्तेमाल किया, मैं O2 को ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, या O2 को इधर ले लेता हूँ। O2 टूटा और ये कैसा बना, कुछ ऐसे, ये रेडिकल, ये रेडिकल, और ये अपना इधर से H ले, H2O2 बाहर निकल गया, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा। कुछ कचरा किया मैंने शायद, या या, देयर इज कचरा, इधर बनना था ना बॉन्ड, तो फिर इधर बनता बॉन्ड, तो फिर इधर बनता बॉन्ड, अब शायद सही है, या नॉट कूल, नहीं तो एंथ्राक्विनोल का स्ट्रक्चर ही नहीं था। अब सही है बेटा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, 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 ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में, और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में। यदि तुम लोगों को बात दिख गई है तो एक तो H2O2 बाहर निकल गया, ये H, ये O2 और ये H, सो दिस फॉर्म्स H2O2। अच्छा, यहाँ एक चीज और बच गई बेटा, जो मैंने बताना भूल गया था, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाता हूँ। सो दिस फॉर्म्स C2H5, और ये क्या है, ये है OO रेडिकल, जैसा पहले था वैसे ही अभी है, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ। इट्स ओके। नाउ इट इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, धूम 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 धूम, लाइक दिस, लाइक दिस, ये हो गया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। और इसको मैं यू कर देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 2H+ साइन लगा दूंगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, और इसके साथ यहाँ पर क्या मिल गया, H2। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या हुआ, O2 की प्रेजेंस में ये H2O2 बाहर हो गया, बस फिर रीअरेंजमेंट हुआ है, ऑल से ओन बना है, ऑल से ओन बना है, करेक्ट है बेटा। और इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हो। इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म, वेरी गुड। It is extracted with water and concentrated to 30% by distillation under reduced pressure। ठीक है बेटा, अब सुनो, पहले आप इतना लिख लो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1% H2O2 is obtained। फिर इसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे by distillation, made 30% by distillation under reduced pressure। रीजन है कि यदि तुमने प्रेशर हाई रखा, उस समय डिस्टिलेशन किया, तो H2O2 हाई टेम्परेचर पे वाटर इधर से जाएगा। क्या होता है, दो चीजें होती है इसमें, H2O2 होता है, पानी होता है। तो H2O2 और पानी जब होता है तो तुम पानी को यहाँ से भगाते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का ज्यादा होता है, तो पानी को भगाया। यदि पानी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, मतलब पानी के बॉइलिंग का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, H2O2 क्या करेगा, उस टेम्परेचर के आसपास कहीं जाकर के फूट ना जाए, मतलब कहीं जाके ब्लास्ट ना कर जाए। तो इसके लिए अपन जो है वो ऐसा करेंगे कि हम जो है अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब लो टेम्परेचर पे प्रेशर रिड्यूस रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर यदि कम रहेगा तो वेपर्स जल्दी बनना चालू हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। भाई रिड्यूस प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुमने रिड्यूस कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा ना बेटा। पानी बॉयल होता है पृथ्वी पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चंद्रमा पे ले जाओगे तो रिलेटिवली ठंडा पानी जो है बॉयल होना चालू हो जाएगा, है ना।
जैसे कि हिमालय पे ले जाओगे तो हिमालय पे आलू कच्चे रह जाते हैं, याद करो चैप्टर सोल्यूशन में बताया था, क्योंकि वहां पर प्रेशर रिड्यूस रहता है। प्रेशर रिड्यूस रहने से बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट यदि जल्दी आ जाएगा तो यहाँ क्या फायदा होगा, यहाँ ये फायदा होगा कि H2O2 टूटेगा नहीं, वरना ब्लास्ट हो सकता है। क्या बात क्लियर है मेरी सब लोगों को? अभी मेरे कान दर्द करने लग गए, तुम में से भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है सच, जो अच्छी बात है ना। अब यदि किसी को पूछना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, तो मेरे कान पे लगा लूंगा, ठीक है बेटा? कान दर्द करने लग गए। ओके, आई सपोज एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस मच। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक एज सच नहीं है, ठीक है बेटा? डनाडन डनाडन डनाडन। Oh guys, I trust you all. What you are saying is correct. चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले इसको उतार लो, पहले उसको नोट कर लो। मेरे दो इसको, shall I मिटाओ this? Shall I मिटाओ this? Yeah, I shall मिटाओ this. Okay. सर वहां 2H, कहाँ 2H है बेटा? ये वाला, हाँ ये 2H है, H प्लस नहीं होगा, H होगा, या H2 की प्रेजेंस में लिख देंगे बेटा, H2 ओब्लिक पैलेडियम, सही कह रहे हो, H2 ओब्लिक पैलेडियम। रिडक्शन कराना था, रिडक्शन कराने के लिए हमें यूज H2 करना पड़ेगा, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। H प्लस थोड़ी रिडक्शन कराएगी। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखो पढ़ो। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट 272.4 है। H2O2 का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 272.4 है, ठीक है बेटा? और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 423। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 423 है, ठीक है बेटा? और वेपर प्रेशर कितना है? 1.9, डेंसिटी 1.64, मतलब वाटर से ज्यादा है। और यदि देखा जाए इसकी डेंसिटी लिक्विड है 298 केल्विन, मतलब दो दी है डेंसिटी, सॉलिड में दी है 1.64 और लिक्विड में दी है 1.44। फिर विस्कोसिटी 1.25 दी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर और D2O दोनों से ही कम है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा H2O ग्रेटर देन D2O ग्रेटर देन H2O2, H2O ग्रेटर देन D2O ग्रेटर देन H2O2। इंपॉर्टेंट बात है ना, कभी कोई पूछ ले तो। जबकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पानी से कम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है। अब आता है बेटा इसका स्ट्रक्चर और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज H2O2 की। अच्छा, इसमें एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ करके भी टॉपिक है, लेकिन वो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा चुका हूँ, मुझे ऐसा याद है। जल्दी बताओ बेटा, कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाया था तुम लोगों को याद है? H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाई थी, खाना बोलना पड़ेगा यार। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ सोल्यूशन में पढ़ाई थी ना, सोल्यूशन चैप्टर में H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाई थी ना मैंने तुम लोगों को, नहीं याद? हाँ, 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन कितने लीटर जो है O2 के इवॉल्व करता है एट STP, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन, ठीक है बेटा? जहाँ पे V/11.2 वाज मोलरिटी, V/5.6 वाज नॉर्मेलिटी, याद आया सब लोग को? फिर W/V पढ़ाया था, फिर W/V परसेंटेज पढ़ाया था, ऐसे करके 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे। W/V पढ़ाया था, W/V परसेंटेज भी पढ़ाया था, याद आ गया बेटा सब लोग को? यस, तो उसको दोबारा तो नहीं पढ़ाना, ठीक है? अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, उसने बोला कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है। तो देख लेते हैं उसको, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ बेटा, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास में है, और वो बोल रहा है कि
बताओ इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो उसने दी है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम। अच्छा स्ट्रेंथ पूछिए, स्ट्रेंथ का मतलब W/V होता है, यदि आप लोग को याद आता हो तो, है ना बेटा। और 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो आपको पता है ना स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो तुम लोगों को पता होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखाया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6। W बाई स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखाया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 इंटू 17। और W बाई V परसेंटेज का फॉर्मूला लिखाया था V बाई 5.6, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर दो, 17/10। क्या सबको याद आ गया बेटा। अब हमसे पूछा ये है स्ट्रेंथ, W बाई V बराबर स्ट्रेंथ, याद है बेटा। NE बराबर स्ट्रेंथ मैंने आपसे बोला था, अरे किसी को याद है क्या। मैंने बोला था NE बराबर स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होता है W बाई E इंटू 1/V, याद है बेटा। और W बाई V स्ट्रेंथ होता है, तो NE बराबर स्ट्रेंथ। नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 17। इधर से पुट कर दो, इसकी जगह क्या पुट करोगे, नॉर्मेलिटी की जगह V बाई 5.6 इंटू 17 बराबर W बाई V। आ गया बेटा, सवाल आपका सॉल्व हो गया। सवाल यदि सॉल्व करूं तो V की जगह क्या लिखूंगा 10, बाई क्या लिखूंगा 5.6 इंटू कितना लिखूंगा 17 बराबर कितना हो जाएगा 170/5.6। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया है 30.36। सो दिस इज 30.36 ग्राम पर लीटर। कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम सरल सवाल है। मैंने तो पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्मूले आपको लिख दिए, जो कि मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर सोल्यूशन में। क्लियर है बेटा इतनी बात। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, इसके बाद भी एक मेरा लेक्चर है आज जो है, आपके ऑर्गेनिक की क्लास नहीं लगेगी, उसकी जगह मैं ही लेक्चर लूंगा। तो आप मुझे बताओ मैं आपको आईओसी पढ़ाऊं या कोई रिवीजन करा दूं किसी टॉपिक का, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ एक टॉपिक आपको पढ़ाना बचा हुआ है। वो कौन सा टॉपिक है, वो है हाँ रिवीजन करा दूं, क्योंकि अब एक ही टॉपिक बचा है सॉल्ट एनालिसिस, उसमें मेरे को लगेगी 2 क्लासेस। या आज दिन क्या है, आज ट्यूसडे है क्या, आज ट्यूसडे है क्या बेटा, आज आज क्या दिन है, वेडनेसडे। वेडनेसडे है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में तो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा वो, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें, एकदम छोटा सा टॉपिक है ना। तो आज दूसरी क्लास फिर मैं आईओसी की नहीं लूँ ना, फिर मैं फिजिकल का कुछ रिवीजन करा दूं। तुम क्या चाहते हो, किसका रिवीजन करा सर दूं। रिवीजन। वो थर्ड पार्ट उसका रिवाइज करा दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बचा हुआ है, जैसा आप लोग को इक्विलिब्रियम का जो पार्ट बचा हुआ है वो रिवाइज करवा दूं, तो इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, ऐसा करते हैं तो अपन 5 बजे इक्विलिब्रियम का बचा हुआ पार्ट रिवाइज कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है चलो, उसके बाद में जो भी क्लासेस मिलेंगी उनमें सॉल्ट एनालिसिस खत्म कर लेंगे, और बाद में जब क्लास लगेगी तो फिर रिवीजन चालू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है ना, ऐसे करके रिवीजन चालू करेंगे। मोल का रिवीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ 6 लेक्चर में। अभी अभी तो मोल पढ़ा है, क्या रिवीजन चाहिए उसका, रेडॉक्स मोल ये सब अभी अभी हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चैप्टर पहले हो गए थे उनका रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ, है ना। चलो अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, बहुत जोर से मुझे इसको मिटाना है, आप कहें तो मिटा दूंगा, है ना बेटा। चलो मिटा देते हैं, आओ मिटाए, चलो भाई। अब ये हो गया बच्चों खत्म। अब हम चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई खत्म। अब हमारे पास आती है कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, इससे कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो समझते हैं। कुछ यूं मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ स्ट्रक्चर को, कि याद करा पाऊँ, है ना। कुछ ऐसे बना दिया, इधर ओ समथिंग लाइक दिस, एच एच, इधर एक आउटर एंगल बनाया है, कितना है 111 मतलब 5 डिग्री, और एक इनर एंगल है दैट इज 94.8 डिग्री, और ये गैस फेज में है, गैस फेज में, और ये है 94.8
8 डिग्रीज, 111.5 डिग्रीज, ये 95 pm है, और ये जो है दिस इज 147.5 pm, 147.5 pm, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। अब क्या होता है कि ये गैस फेज में, ये काय में है, ये गैस फेज में, अब इसी को हम लेते हैं किसमें, सॉलिड फेज में, इसी को हम लेते हैं काय में, सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज में जो बाहर का एंगल है वो थोड़ा कम हो गया है और अंदर का एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है। बाहर का एंगल इज 90.2 डिग्री और अंदर का 101.9 डिग्री और 90.2 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, दिस इज सॉलिड फेज, दिस इज सॉलिड फेज, दिस इज गैस फेज। अब सोचो यार, इस बात को यदि मैं आपसे करूं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। वैसे तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब याद करने का कोई एज सच लॉजिक हो, और ये जो अंदर की साइड है 145.8 है, ये पीएम में है, और जो बगल वाली साइड है दैट इज 98 पॉइंट, दैट इज 98.8 पीएम, दिस इज 98.8 पीएम। अब एग्जैक्ट तो कोई पूछता नहीं है, कंपैरिजन कोई पूछ ले तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में मैंने क्या बोला, मैंने बाहर से थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, बाहर से थोड़ा ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो बाहर का एंगल गिरा, अंदर का बढ़ गया। ये सिर्फ ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है सच। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड में मैंने बाहर से कंप्रेस किया तो बाहर का एंगल घटा और अंदर का एंगल बढ़ा, और जब कंप्रेस करूंगा तो ये वाली बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो इधर कम हुई तो इधर बढ़ गई, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब गैसेस फेज में देखो इसका जस्ट रिवर्स है, बाहर का एंगल ज्यादा है, अंदर का कम है, ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी है, ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी है और ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी है एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटा, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, थोड़ा बहुत याद हो सकता है। H2O2 स्ट्रक्चर इन गैस फेज, और डाइहेड्रल एंगल H2O2 में गैस फेज में कितना है, गैस फेज में डाइहेड्रल एंगल जो है, जो आउटर एंगल है वो ज्यादा है, और सॉलिड फेज में डाइहेड्रल एंगल कम है। ठीक है बेटा, लॉजिक फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, और ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठोप लो भाई। अब क्या है, जो रिवीजन करता जा रहा है ना स्लोली स्लोली, उसको बहुत फायदा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आप रिवीजन कर चुके हो, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। रिवीजन एक छापा मार कार्रवाई है एक तरीके से, है ना बेटा। तो इसको मिटा दे बेटा, चाहे मिटा दे। और आप एक बात याद रखना, वो वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ 2021 की नीट के लिए, वो इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा हूँ, वो एग्जाम के हिसाब से बना रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बनाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे ये वाला वीडियो यदि मैं तुम्हें बनाता ना, तो रिएक्शंस के एक्सप्लेनेशन, ये वो, हंसी मजाक, बहुत सारी चीजें कर सकता था, लेकिन वो एग्जाम में, फिर जब एग्जाम पास आने लग जाएगा ना, तो ये चीजें बुरी लगने लगती है। फिर लगता है एग्जैक्टली वो मिल जाए यार जो एग्जाम में आने वाला है, हंसी मजाक अपन 2 महीने बात कर लेंगे। सही बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे ये चीजें अपन को बुरी लगती जाएंगी। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि आप आखिरी के 2 महीने में जब एग्जाम को अप्रोच कर रहे होगे, तब आप जो है उसको सीरियसली सीरियसली किस तरीके से पढ़ोगे, है ना बेटा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हर चीज आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में आने वाली है। खैर, मिटाऊं इसको मैं इसको मिटा दूं। आओ मिटाएं। डुम 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 डुम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो मैं बताता हूं आपको, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में H2O2 के
सबसे पहले तो उन्होंने बोला इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो एक सेकंड रुकना बच्चों, एक जगह डाइपोल मूवमेंट और ऐड कर लेना। मेरी समझ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इसमें दी थी क्या? डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू नहीं दी थी ना। आप अपने एनसीईआरटी में डाइपोल मूवमेंट लिख लो, H2O2 का जो होता है 2.1 डिबाई होता है। डाइपोल मूवमेंट H2O2 का 2.1 डिबाई होता है, 2.1 डी होता है ना। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता कर लेने में कोई बुराई नहीं है। एक बात और भी लिख लेना, H2O2 बॉइल्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट दिया है शायद, हाँ बॉइलिंग पॉइंट तो दिया है H2O2 का 423, ठीक है, मतलब दैट विल डू, मत लिखो उसको। H2O2 is miscible in water, alcohol and ether. It's okay. ज्यादा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन तो H2O2 जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें लोन पे रिपल्शन है भाई, और लोन पे रिपल्शन कारण H2O2 की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी अच्छी तो नहीं हो सकती बच्चों। तो H2O2 क्या होगा? टूट जाएगा। काय में? H2O प्लस हाफ O2 में। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एंट्रोपी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। अब लेकिन डिकम्पोजिशन है, सिर्फ डिकम्पोजिशन हुआ है और एंट्रोपी क्या हुई है? बढ़ी है, ठीक है बेटा। अब सोचो H2O2 जो होता है इट इज इसका मेरे पास डेल्टा H का वैल्यू नहीं है मेरे पास में इस रिएक्शन के, कि ये रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू क्या है। लेट मी चेक इफ आई कैन गेट दैट। नो आई डोंट हैव, नहीं है बेटा, ढूंढना पड़ेगा कहीं पे डेल्टा H का यदि वैल्यू मिल जाए तो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन H2O2 जो होता है वो स्लोली डिकम्पोज होता रहता है, इसलिए हम इसको डार्क बोटल्स में रखते हैं। यदि लाइट वाइट दे दोगे ना तो उसको नेसेसरी एनर्जी मिल जाएगी डिकम्पोजिशन के लिए। एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होती है, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट मैं ऐसा मतलब 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ कि इस केस में क्या होना है, क्योंकि देखो O2 का बॉन्ड बन रहा है, ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ऐसा कोई श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि ये मतलब एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंडोथर्मिक बट नॉट ऑल, ठीक। खैर उससे मुझे मतलब भी नहीं है। मुझे मतलब ये है कि यदि मान लो इधर लाइट आ रही होगी तो लाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा ये, तो मैं इसको डार्क बोतल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ गई ना। इट डिकम्पोजेस स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट डिकम्पोजेस slowly in presence of light। लाइट की प्रेजेंस में स्लोली क्या करता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल its decomposition is accelerated in presence of traces of metals like alkali metals, traces of metals like alkali metals, and its decomposition is slowed down. Its decomposition is slowed down in presence of, is slowed down in presence of, इसका जो decomposition है वो slow हो जाता है in presence of what? In presence of, its decomposition is slowed down in presence of acetylenides, alcohol, I suppose. Its decomposition is slowed down in presence of acetylenides, alcohol. It is kept in dark bottles, ऐसा हम लिख सकते हैं। H2O2 is not kept in glass bottle since it is decomposed by alkali oxide present in the glass, ठीक है ना। बट उसको अपन wax lined glass bottles में रखते हैं। H2O2 is not kept in glass bottles since alkali metal, since
alkali metal oxides present in glass decomposes S2O2. Hence, it is kept in paraffin lined या wax लगा करके. Hence, it is kept in wax lined or paraffin lined or plastic vessels. अब ऐसी चीजें एग्जामिनर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. यदि कभी कोई चीज एनसीईआरटी से बाहर से आती है तो वो इसी टाइप की चीजें आती है, क्योंकि ये क्या प्रैक्टिकल यूज की बातें यहाँ पर. कोई भी एग्जामिनर जिसने उसको पढ़ा हुआ है और उसके सामने S2O2 आ गया टॉपिक देने के लिए क्वेश्चन, तो उसको नेचुरल सी बात है कि उसको अट्रैक्ट करेगा ये क्वेश्चन के व्हाई वी कीप S2O2 इन प्लास्टिक बोतल्स, और एक लॉजिकल आंसर है उसका, तो बस एक ऑप्शन में दे देगा तुमको और मजा आ जाएगा उसको क्वेश्चन देने में. समझे आप मेरी बात को? तो ऐसी चीजें हमें पढ़ी हमारी होनी चाहिए. ऐसी चीजें हमें भी इंटरेस्ट जगाती हैं, एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट जगाती होंगी, ऑब्वियस सी बात है. ही इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस. ठीक है ना. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों में. चलो भाई, तो ये था पहला पोर्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन वाला. और दूसरे वाले पे चलते हैं. ये था पहला पोर्शन. अब हम चलते हैं दूसरे वाले पोर्शन पे. ठीक है बेटा. ओके, मुझे समझ में नहीं आता ये लाइट कहाँ पे ज्यादा असर करती है. इधर मैंने अभी साइड में लगाई हुई थी, अब मैंने बिल्कुल सामने लगाई है अपने. मेरी समझ में तो वैसे ही दिख रहा है लगभग लगभग, कि थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसमें. मेरी समझ में तो वैसा ही दिखता है लगभग लगभग, अप्रॉक्सीमेटली वही रहता है. बस सामने नहीं लगाओ तो एक अच्छी बात ये रहती है कि अपनी आंखों पे रोशनी नहीं आती, सब साइड से आता है. ऑलमोस्ट द सेम, इट मेक्स नो डिफरेंस. चलो मिटा दूं बेटा मैं इसको. शैल आई मिटाओ दिस बच्चों, शैल आई मिटाओ दिस. कोई बोल ही नहीं रहा है या बोल रहा है. अब से दो चीजें बची हुई हैं, एक चीज में आप पता कर दो. चलो बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इस चीज में नहीं है. ठीक है, चलो और आगे की बातें करते हैं और आगे की बातें पढ़ते हैं. अब आता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम. तो इधर लिख देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ऑक्सीडाइजिंग नेचर और काय में बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम. ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम, करेक्ट है बेटा. अब एसिडिक मीडियम में H2O2 टूट जाता है H2O प्लस O में, या मैं लिख सकता हूँ H2O2 ऑक्सीडाइज मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, है ना, +2 इलेक्ट्रॉन, प्लस एसिडिक मीडियम है तो +2H प्लस हो जाएगा. ठीक है ना बेटा. और ये क्या करेगा, इसका खुद का क्या होगा, इसका खुद का होगा रिडक्शन. तो खुद का रिडक्शन कैसे होगा, H2O2 में कन्वर्ट होगा. तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2O2, नहीं H2O में कन्वर्ट होगा, सॉरी H2O में. तो ये दो मिले तो 2H इसको मिल जाएगा. बैलेंस इक्वेशन 4 2H2 हो जाएगा. करेक्ट है. तो या तो ऊपर वाली रिएक्शन लिखो या नीचे वाली लिखो, बात बराबर है. ठीक. अब करता कैसे और करता क्या है, किस चीज का ऑक्सीडेशन कराता है. तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल सेंस में आप H2O2 को बना रहे हो H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. अब आपको पता है यदि आपने फेरस को रखा तो क्या बनाएगा, आपने नाइट्राइट को रखा तो क्या बनाएगा, आपने आयोडाइड को रखा तो क्या बनाएगा, SO2 को रखा तो क्या बनाएगा. समझ रहे हो बात को. आर्सेनाइट को रखा तो क्या बनाएगा. उसके बाद में
H2O2 I suppose that O3 के साथ भी खेलता है, ओके। सल्फाइड को रखा तो क्या बनाएगा, K4FeCN6 को रखा तो क्या बनाएगा, और उसके बाद में यदि कोई बच गया है तो H2S को रखा तो क्या बनाएगा। उसके बाद में आता है H2S के बाद में नाइट्राइट हो गया, आर्सेनाइट हो गया, सल्फाइड हो गया, एसिडिक मीडियम में चल रही है रिएक्शन। इसके अलावा आयोडाइड हो गया, उसके अलावा बचा फिनॉल, एक इधर फिनॉल ले लेते हैं, ओके, सॉरी फिनॉल नहीं, बेंजीन। उसके बाद में जो है नेक्स्ट ले लेते हैं हम क्या, बेंजीन ले लिया, हाइड्रोजीन ले लेते हैं, सो लेट अस टेक N2H4, हाइड्रोजीन ले लिया मैंने। हाइड्रोजीन के अलावा मैं ले सकता हूँ और क्या चीज, HgO, सो दिस वाज हाइड्रोजीन। और इसको आगे बढ़ाते हुए कहीं पे जगह दिख रही है क्या, ओके दिस इज जगह, इधर Hg ले लेता हूँ, है ना, इधर Hg ले लेता हूँ। अब शायद कुछ बचा नहीं है, लेट मी चेक वंस। O3 एक और मुझे लग रहा है देख लेना चाहिए एक बार, क्या O3 को भी इधर कुछ आ रहा है, टक टुक 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 टक टक टक, नो नो रिएक्शन इज गिवन। तो ये हो गई कुछ रिएक्शंस, ठीक है बेटा। अब ये कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुम जानते हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इन कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो मुझे पता है कि तुमको पता है, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, वो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है। एक PBS भी हो सकता था, यहीं पे कहीं पे जगह बनाते, नहीं जगह नहीं बन रही है, इधर ले चलते हैं PBS, ठीक है ना। अब जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ और किसी चीज का यदि ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा हो तो, बाकी तो मैं सब ले चुका हूँ इसमें। अब आप पे है कि आप इसका प्रोडक्ट क्या लिखना चाहते हो, ठीक है ना। आपको सब प्रोडक्ट पता है ना बेटा। चलो यहाँ से चालू करें, क्या फेरस फेरिक में जाएगा बच्चों, क्या नाइट्राइट नाइट्रेट में जाएगा बच्चों, क्या Hg से HgO बनेगा बेटा, क्या आयोडाइड I2 में जाएगा बच्चों, क्या PbS PbSO4 बनाएगा बेटा, क्या SO2 SO3 बनाएगा जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा, क्या आर्सेनाइट आर्सेनेट बनाएगा बच्चों, क्या सल्फाइट सल्फेट बनाएगा, K4FeCN6 में +4 में है तो ये K3FeCN6 बना लेगा, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा क्या हो सकता है, H2S काय में जाएगा, सल्फर में, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो क्या बना देगा, इट विल फॉर्म फिनॉल, और हाइड्रोजीन क्या बना लेगा, N2+H2। बेसिकली आपको तो N2 बनाना, पूरा फूल आ गया समझ में। पर जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, मैं उनको बार बार बोलता हूँ ऐसे पढ़ना है ऑर्गेनिक। समझो चीजों को, ये सारी चीजें आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ, आपको कई चीजें इसमें से पता है कि करते कैसे, है ना। तो यही आदत हमें डाल लेनी है ऑर्गेनिक पढ़ते हुए। हर रिएक्शन को पढ़ते हुए पहले रीजन सोचे, फिर हमारी थ्योरी अपने आप बन जाती है, और फिर उसके बाद ऐसी फूल पत्तियां बनाओ, चैप्टर पूरा हाथ में आ जाता है। जो चीज आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है वो एक्चुअली उतनी डिफिकल्ट होती नहीं, ऐसा है। थोड़ी बेसिक थ्योरी बन जाए उसके बाद में आराम से हम जो है इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट मेक फूल पत्ती लाइक दिस, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इस फूल को। आई होप सो सबको ये फूल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मिटा दूं बेटा मैं इसको, शैल आई मिटाओ दिस बच्चों, और शैल आई मिटाओ दिस। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सब के सब फूल बना रहे हैं। बनाओ बनाओ फूल बनाओ। हो गया बेटा, नहीं हुआ।
हो गया बच्चों? यस सर। ओके, सिर्फ चिरायु ने कर पाया अभी तक, बाकी लोग नहीं कर पाए भाई। हाँ ना बोलो। हो गया। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब आता है बेटा एल्कलाइन मीडियम में। कोई बड़ी बात नहीं है एल्कलाइन मीडियम में भी, छोटा सा ही, वहां तो सिर्फ 3 ही रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में जो हमें याद करनी है। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इन एल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इन एल्कलाइन मीडियम। इधर H2O2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 2OH नेगेटिव बना, सही है। और ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। क्रोमियम +3 को क्रोमेट में कन्वर्ट कर देता है। एंड वन मोर दैट इज Mn++ को MnO2 में कन्वर्ट कर देता है। बस 3 रिएक्शन पढ़ना, ठीक है ना। दिस इज इन एल्कलाइन मीडियम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक बच्चों, ये हो गया एल्कलाइन मीडियम में। इसकी ई नॉट वैल्यू एसिडिक मीडियम में जो थी ज्यादा थी 1.77, और एल्कलाइन मीडियम में ई नॉट वैल्यू जो होती है +0.77 होती है। एसिडिक मीडियम में ज्यादा थी, अप्रोक्स +0.87 है यहाँ पे, वहां 1.77 थी, बट वैल्यू याद नहीं करनी है। एक बार ऐसे ही बस सुन लिया कि एल्कलाइन मीडियम में एसिडिक मीडियम में ज्यादा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बस इतना एक बार सुन लिया, खत्म बात, उसके बाद भूल जाओ। हुआ बेटा? चलो अब मैं आपको बताता हूँ, बताओ बेटा, रिड्यूसिंग बिहेवियर। ये तो कौन सा बिहेवियर था, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर था। अब आता है H2O2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर। इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग बिहेवियर इन एसिडिक मीडियम। तो रिड्यूसिंग मतलब खुद का क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो H2O2 गेट्स इनटू O2 +2 इलेक्ट्रॉन, 2H+, चार्ज बैलेंस मास बैलेंस इक्वेशन इज बैलेंस। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसने सामने वाले का रिडक्शन किया हुआ। किस किस का रिडक्शन करता है, NH2OH का रिडक्शन करेगा, I2 का करेगा, Cl2 का करेगा, Br2 का करेगा, और रिडक्शन MnO2 का कर सकता है, MnO4 का कर सकता है, Cr2O7 2 नेगेटिव का कर सकता है। इसके अलावा O3 का रिडक्शन करेगा, Ag2O का रिडक्शन करेगा, सर स्क्रीन चली PB3O4 का गई। रिडक्शन करेगा, PbO2 का रिडक्शन है। क्या हुआ? हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज आ रही थी मेरे को। चलो
ठीक है चलो, इसके अलावा CaOCl2 का रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। अब ये तो बहुत सारे रिड्यूसिंग मतलब मैंने आपको लिख दिए हैं और लगभग 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 सारे के सारे हो गए। इसको रिड्यूस करके अमोनिया में ले जाएगा। आप सोचोगे I2 को काय में रिड्यूस करेगा, अरे I2 का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, आयोडाइड में होगा, और काय में रिडक्शन होगा, क्लोराइड में होगा, और काय में होगा, ब्रोमाइड में होगा। MnO2 रिड्यूस हुआ तो कहाँ जाएगा, Mn++ में जाएगा। KMnO4 रिड्यूस हुआ तो कहाँ जाएगा, अगेन Mn++ में ही जाएगा। Cr2O7 रिड्यूस हुआ तो कहाँ जाएगा, Cr+3 में जाएगा। O3 रिड्यूस हुआ तो कहाँ जाएगा, O2 में जाएगा। Ag2O रिड्यूस हुआ तो क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। Pb3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ PbO2 एंड PbO, तो ये PbO बना लेगा। PbO2 क्या बना लेगा, PbO बना लेगा। CaOCl, अब इसमें एक क्लोरीन -1 में, एक +1 में है, तो जो +1 वाला है वो काय में चला जाएगा, क्लोराइड में चला जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा भाई। इट वर्क्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तुम्हें यहाँ पे कुछ रिएक्शन ऐसी भी दिख रही होंगी जहां की तुमने देखा होगा क्लोराइड को तो Cl2 में कन्वर्ट किया था, अब ये रिवर्स कहाँ से हो रहा है भाई। कंडीशन यदि ऐसी कर दोगे, कंडीशन थोड़ी सी बदल दोगे तो फिर रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। समझ रहे भाई, इलेक्ट्रॉन छुड़ाने की टेंडेंसी तो दोनों में है ना, Cl में भी है और H2O2 में भी है। मतलब इट कैन ऑल्सो वर्क लाइक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों लोगों की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है ना बेटा, कभी तुम जीत जाओगे कभी मैं जीत जाऊंगा। तो जैसी कंडीशन क्रिएट की जाएगी उसके हिसाब से, जिसका कंसंट्रेशन जैसा उसके हिसाब से कोई युद्ध जीतेगा, कोई युद्ध हार जाएगा। कभी KKR जीत जाती है, कभी मुंबई इंडियन जीत जाती है, कभी कोई और टीम जीत जाती है। तो डिपेंड करता है कि उस दिन की कंडीशंस कैसी है, उस समय की कंडीशन कितनी सुकून भरी है सामने वाले के लिए, सामने वाले का कंसंट्रेशन कैसा है। तो इसलिए इससे घबराना नहीं है कि जो रिएक्शन पहले हो रही थी उसकी रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। फिर रिड्यूसिंग नेचर हो गया बेटा, ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग नेचर हो गया। अब एल्कलाइन मीडियम में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कुछ विशेष है नहीं अलग से जो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है मतलब, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कहते हैं इसको, है ना। जब PbO2 इंपॉर्टेंट हो Pb3O4 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो खैर, आपने इतना नोट कर लिया, सब मस्त दिखाई दे रहा है, सब बढ़िया दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। ओके, ठीक, हो गया, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, चलो डन। अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, मिटा दूं बेटा मैं इसको, शैल आई मिटाऊ दिस। ओके, तो इसी के साथ बच्चों इसका ये रिड्यूसिंग बिहेवियर भी एंड हुआ, ठीक। अब H2O2 की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक दो और बची हुई हैं, एग्जाम हमारे पास टाइम तो है ना, तो उस हिसाब से मैं फिर लेता हूँ। नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन 3 मिनट है हमारे पास, हम 3 मिनट में वो रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है H2O2 की, वो रिएक्शन ऐसी होती है कि मानो आप H2O2 की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ में, जैसे कि समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन होती है क्लोरोसल्फोनिक एसिड की किसके साथ, H2O2 के साथ, तो इधर से HCl निकल जाता है, इधर से HCl निकल जाता है, और नीचे क्या बनता है, मार्शल्स एसिड। दिस इज क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये रिएक्शन है। ठीक है बेटा, एक CrO5 के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है, तुम लोगों को याद होगी बेटा, तुम लोगों को मैंने पढ़ाई थी ना CrO5 के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, H2O2 K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड H2SO4, याद है बेटा, तितली बन जाती थी, वो एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। ऐसे बस यही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल्कीन्स के साथ H2O2 की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर समय आप पढ़ते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, H2O2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये सब बातें आपको पता है ना, पता होनी चाहिए। H2O2 जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, हेयर ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको H2O2 के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब आपको एक चीज जो अब एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है वो है डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इकोनॉमी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना है, बस। उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन रीड आउट जरूर कर लेना। एनसीईआरटी की कोई भी चीज छोड़ना सही बात नहीं है। ठीक है ना। तो अभी तो समय समाप्त हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करता हूँ बढ़िया, ली चैटलर्स प्रिंसिपल और उसके आसपास का बढ़िया पोर्शन है ना, तो अपन उसमें आनंद लेते हैं। ठीक है ना। अभी के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बच्चों, बाय बेटा।